हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। सो आज हम इनकम टैक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। रेजिडेंशियल स्टेटस एक बेसिस होता है जिसके बेस पर हम किसी भी पर्सन का स्टेटस जान पाते हैं कि वो रिसाइड कहाँ करता है, और उसके बेस पर उस पर इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। सो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे पास सेक्शन नंबर 6 के अंदर आता है, which provides the test for residential status of a person which can be categorized as under। देखिए, सबसे पहले पर्सन में हम इंडिविजुअल एचयूएफ देखते हैं या फिर अदर। अगर हम इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मेनली दो कैटेगरीज हैं, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। वेयर एज अगर हम अदर की बात करें तो अदर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज आती हैं, रेजिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंट इन इंडिया की, तो अगर किसी इंडिविजुअल को मुझे रेजिडेंट बनाना है तो उसे बेसिक कंडीशन की कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, जो कि हमारी कौन सी कंडीशंस होती हैं? बेसिक कंडीशंस। ही इज इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या फिर या तो वो इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रहा हो, और he is India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 or more days during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। अगर वो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। पहली कंडीशन है कि उसे इंडिया में या तो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि उसे इंडिया में 60 डेज या उससे ज़्यादा प्लस 365 डेज या उससे ज़्यादा पिछले 4 सालों में रहना होगा। और अगर वो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो कहलाता है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एंड एसएससी हु इज नॉट सेटिस्फाइंग सेक्शन 6(1) शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अबव रूल के क्या एक्सेप्शंस हैं कि देखिए, 60 डेज वाले रूल के जो एक्सेप्शंस है वो ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू या फिर इंडियन शिप, ठीक है, किसी भी इंडियन शिप के मेंबर एज अ मेंबर ऑफ क्रू वो काम करता है, उसे इस वजह से इंडिया छोड़ना पड़ रहा है, तो उसे 60 डेज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना होगा, ठीक है। उस केस में उसे सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। और अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन है इंडियन ओरिजिन का और इंडिया में विजिट करने आया है, तो उस केस में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जो नई मॉडिफिकेशंस आई हैं कि अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है तो उसका स्टे पीरियड कितना होना चाहिए? 120 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 182 डेज से कम होना चाहिए। 120 डेज या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, एंड 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा पिछले 4 सालों में। लेकिन अगर उसकी इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो उसे इंडिया में 182 डेज रहना होगा प्रीवियस ईयर में और 365 डेज रहना होगा पिछले 4 सालों में। ये उसकी एडिशनल कंडीशन है। अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल को डीम टू बी रेजिडेंट बनाने के लिए तो उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, जैसे या तो वो इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है, या तो उसकी टोटल इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड करेगी, या फिर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा जो कि 182 डेज या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज वाली है, या फिर वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है किसी भी दूसरी कंट्री में, या फिर टेरिटरी रीजन की वजह से उसका जो डोमिसाइल है, उसका जो रेजिडेंस है, वो क्राइटेरिया जो है वो नेचर को मैच ना करे, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन एक बार जब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, रेजिडेंट वो बन जाए, फिर हम चेक करते हैं वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना है या नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना है। उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशंस को चेक करना होता है। तो एडिशनल कंडीशंस में दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं। पहली होती है कि उसको पिछले 10 में से 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले 7 सालों में। अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो बन जाता है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो ये दो कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो बन जाता है रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हमें बेसिक कंडीशन भी देखनी होती है, एडिशनल कंडीशन भी देखनी होती है। बेसिक कंडीशन क्या है? 60 डेज, एक तो 60 पहले तो है 182 डेज वाली, इसके साथ साथ और करके हमें देखना होता है 60 प्लस 365 डेज। एडिशनल कंडीशन हमें क्या देखनी होती है? 7 आउट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, एंड 730 आउट ऑफ
प्रीवियस 7 ईयर्स। ये कंडीशंस को हमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास अगर हम HUF, ये हमने इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस देखे थे, अब देखते हैं HUF का। तो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमें उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना होता है। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। लेकिन अगर उसका जो कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है वो इंडिया में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। सो कंट्रोलिंग एंड पावर का मतलब क्या होता है कि जहां से पूरा का पूरा जो मेन कंट्रोल है, मेन जो हेड चल रहा है, वो जहां से चल रहा है उसे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहते हैं। जहां पर हमने देखना है जो वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर सिचुएटेड, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नॉन रेजिडेंट कैसे बनेगा, अगर पूरा का पूरा उसका जो मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है वो आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसे हम चेक करना चाहें कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा उसका कर्ता या फिर जो मैनेजर है वो अगर बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। लेकिन अगर कर्ता जो है वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे तो वो हमारा बन जाता है नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सिंपल, ठीक है। कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में हम सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखते हैं। कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज वो रेजिडेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में हमें ये देखना होता है कि जो मेन जो उसके डिसीजंस आ रहे हैं, जो मेन कंट्रोल चल रहा है, वो कौन सी जगह से चल रहा है, वो उस चीज के अकॉर्डिंग हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। और नॉन रेजिडेंट बताने के लिए अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है या फिर वो बाहर की कोई कंपनी है, तो वो सिंपल क्या बन जाती है, हमारी नॉन रेजिडेंट कहलाती है। अगर हम बात करें फर्म, AOP, BOI, ठीक है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 के अंदर अगर हमें इन्हें बनाना है रेजिडेंट, तो फिर से हम इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर जो उसका कंट्रोल है वो आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा अगर कोई अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन है, ठीक है, तो कोई भी अदर पर्सन है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट देखेंगे सेम। अगर इंडिया के अंदर है तो वो रेजिडेंट और इंडिया के अंदर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव में हमारे पास दो कंडीशन है, बेसिक और एडिशनल, ठीक है। HUF में भी हमारे पास हमने कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना होता है। कंपनी, फर्म, इन सब के केस में भी हमें पोएम देखना होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन्हीं के बेस पर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। अब हम बात करें अगर टैक्स इंसिडेंस की, तो सेक्शन नंबर 5 के अंदर आता है कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। तो जैसे हमारे पास 3 कैटेगरी है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉन रेजिडेंट। तो अगर आपकी इनकम एक्रू हो गई या फिर डीम्ड टू बी एक्रू, मान ली गई कि वो एक्रू हो गई तो और वो रिसीव हो रही है इंडिया में, तो तीनों टैक्स भरेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कोई भी कंडीशन हो, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेजिडेंट है वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। कहीं भी इनकम वो कमा रहा हो वो हर इनकम पे टैक्स देगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इनकम रेमिटेंट है या पास्ट की कोई इनकम है उसे आप लेकर आए हो तब वो नॉन टैक्सेबल होगी। बाकी वो सब जगह क्या करेगा, हर एक चीज पर टैक्स पे करेगा। तो अगर आपकी इनकम एक्रू या डीम टू एक्रू है इंडिया में तो तीनों टैक्स भरेंगे। अगर आपकी इनकम एक्रू है आउटसाइड इंडिया लेकिन रिसीव इंडिया में हो रही है, एक्रू आउटसाइड हो गई लेकिन रिसीव इंडिया में कर रहे हो तो भी तीनों टैक्स भरेंगे। अगर आपकी इनकम एक्रू हो गई इंडिया में लेकिन आप रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तब भी तीनों टैक्स भरेंगे। अगर आपकी इनकम एक्रू हो गई आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कर रहे हैं आप आउटसाइड इंडिया, लेकिन किसी बिजनेस से कर रहे हैं जो कि बिजनेस कंट्रोल या फिर प्रोफेशन सेटअप है इंडिया के अंदर, ठीक है, तब आप जो टैक्सेबल करेंगे वो सिर्फ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में करेंगे। एनआर इसमें सॉरी रेजिडेंट जो आप, हाँ, इसमें आप एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो आउटसाइड सेटअप है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इनकम पे टैक्स लेगा रेजिडेंट की, लेकिन नॉन रेजिडेंट और जो रेजिडेंट एनओआर है वो टैक्स नहीं भरेंगे। सेम चीज अगर इनकम एक्रू और रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द सेम इज लेटर रेमिटेड टू इंडिया। अगर वो सेम इनकम सिर्फ और सिर्फ बाद में आप इंडिया में लेकर आ रहे हो लेकिन इनकम एक्रू और रिसीव हो गई आउटसाइड इंडिया में, दोनों काम बाहर हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही % टैक्स भरेगा, कौन, रेजिडेंट, या फिर कह सकते हैं आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ना ही एनओआर टैक्स भरेगा ना ही एनआर टैक्स भरेगा। और अगर कोई पास्ट इनकम को आप सिर्फ लेकर आ रहे हो, रेमिट कर रहे हो इंडिया में, तो कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर इनकम डीम्ड टू अक्रू या फिर अक्रू हो रही है आपकी इंडिया में, तीनों टैक्स भरेंगे। आउटसाइड इंडिया है तो भी टैक्स भरेंगे। अगर आप रिसीव कहाँ कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, लेकिन एक्रू इंडिया में हो गए तो भी तीनों टैक्स भरेंगे। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, ठीक है, तो 2 लोग टैक्स भरेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और
आपका नॉर्मल रेजिडेंट एनओआर, लेकिन एनआर जो है वो टैक्स नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है सेटअप, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ 1% टैक्स भरेगा, कौन? रेजिडेंट इंडिया। लेकिन अगर आप इनकम कोई बाहर से लेकर आ रहे हैं तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, तीनों के तीनों नॉन टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है जहाँ पर मैंने रेजिडेंशियल को बेसिक आपका क्लियर करवाया है, और जो आपका इंसिडेंस है टैक्स लायबिलिटी वो आपने चेक करनी है। छोटे मोटे यहाँ से न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो प्लीज आप इस चीज को ना एक ओवरव्यू की तरह लीजिएगा। डिटेल में हमें हर एक चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने कॉलेज लेवल पे इसको डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पर एक तरह से रिवीजन के तौर पे या फिर सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितना जितना हमारे सिलेबस में बोला गया है, हम सिर्फ उतने उतने पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।